हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है ग्राइंडिंग प्रोसेस। ठीक है। द जो हम नया टॉपिक ले रहे हैं, अब अभी तक हमने जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेटल कटिंग ऑपरेशंस और मेटल कटिंग टूल्स देखे। अब एक नया ऑपरेशन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्राइंडिंग। ठीक है। यहाँ आपको जो दो इमेजेस नजर आ रही हैं, ये दोनों इमेज जो है ग्राइंडिंग व्हील्स की है। आप देख ले सकते हैं, ये एक तरह का ग्राइंडिंग व्हील है और ये भी एक तरह का ग्राइंडिंग व्हील है। दोनों की थिकनेस अलग अलग है, ये ज्यादा मोटा है और ये थोड़ा सा पतला है। और ये जो ग्राइंडिंग व्हील्स होती हैं, ये एक तरह की व्हील होती है। ये व्हील जो रहती है वो फाइन ग्रेन्स, मतलब एकदम बारीक तरह के एब्रेसिव मटेरियल से बनाई जाती है। ठीक है। एब्रेसिव मटेरियल मतलब क्या, जैसे आप लोगों ने रेत देखी है, तो अगर रेत को किसी चीज में सान करके गोला आकार दिया जाए, इस तरह से सांचे में ढाल करके ये रूप लाया जाए, तो आसानी से वो एक तरह का ग्राइंडिंग व्हील बन जाता है। तो द क्वेश्चन है कि अब इस तरह के मटेरियल्स को अगर हम बाइंडिंग करके इस तरह से ग्राइंडिंग एक व्हील का आकार देते हैं, तो ये कटिंग कैसे करता है। कटिंग ऐसे करता है कि जो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, अगर आप देखेंगे रेत, मैं रेत का ही एग्जांपल देना पसंद करूंगी। अगर रेत को लेकर के आप किसी चीज पे रगड़ें, ठीक है, तो वहां से वो चीज छिल जाती है। चाहे आपकी स्किन में रगड़ेंगे तो स्किन आपकी छिल जाएगी, या अगर आप जमीन पे रगड़ेंगे तो जमीन उखड़ जाती है वहां से, है ना। और अगर आप किसी भी फर्श पे रगड़ेंगे तो फर्श वहां से निकल जाएगी। तो इस तरह से वो कैसे कैसे निकल जाती है, क्योंकि रेत जो है काटने का काम करता है। अब रेत कटिंग का काम कैसे करता है, ये जो होता ऐसा है कि ये जो फाइन ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, ये कण जो है अलग अलग एंगल्स में कटे हुए होते हैं। आप देखिएगा, इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। तो इसको, ये रेगुलर शेप ना होने की वजह से ये जो एंगल्स होते हैं कई जगह पे शार्प होते हैं। तब जब ये रगड़ते हैं, किसी चीज से घिसते हैं, तो ये जो एंगल्स होते हैं ये कटिंग का काम करने लग जाते हैं, छोटे छोटे कणों को काटने लग जाते हैं। तो दो इस तरह के एब्रेसिव मटेरियल की यही जो प्रॉपर्टी है, उसका इस्तेमाल करके ग्राइंडिंग व्हील का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो ये दो तरह के ग्राइंडिंग व्हील मैंने आपको दिखाया, और भी बहुत तरह के ग्राइंडिंग व्हील होते हैं। एंगुलर कटिंग के लिए भी होता है, सरफेस कटिंग के लिए भी होता है, लैप कटिंग के लिए भी होता है, और मेटल कटिंग के लिए भी होता है। तो ये ग्राइंडिंग व्हील का एक उदाहरण है। यहाँ पे मैंने ग्राइंडिंग व्हील का एक मशीन रखी हुई है। ये देखिए, ये मशीन का एग्जाम्पल मैंने रखा है यहाँ पर। ये ग्राइंडिंग व्हील मशीन है, दो तरफ से यहाँ पर और यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है। ओके। और ये मोटर है, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है। और यहाँ पर प्रोटेक्टर है कि जब हम ग्राइंडिंग किसी वर्क पीस को ग्राइंडिंग व्हील से टच कराते हैं, तो चिंगारियां निकलती हैं जो, ठीक है, तो वो चिंगारी जो है ऑपरेटर को ना लगे, इसलिए यहाँ पर गार्ड लगे हुए हैं छोटे छोटे, जो ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहे हैं कांच के स्वरूप में। ठीक है। तो ये हमारी ग्राइंडिंग व्हील मशीन, ये आपको कहीं पे भी आसानी से हमारे वर्कशॉप में भी अवेलेबल है, और किसी और भी वर्कशॉप में जाएंगे तो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन है। इसको बेंच ग्राइंडिंग मशीन बोलते हैं, जिसको बेंच में माउंट किया जाता है। ठीक है। और भी अलग प्रकार की ग्राइंडिंग मशीन आती है, आप वर्कशॉप्स में जा करके अपने घर के आसपास में कहीं पर भी इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो इसके नोट्स इस तरह से आप लोग बनाएंगे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन ग्राइंडिंग व्हील का। In grinding wheel, in grinding, is a metal cutting operation. ये भी एक तरह का मेटल कटिंग ऑपरेशन ही है, परफॉर्म्ड बाय means of a rotating abrasive tool which is called as a grinding wheel. ठीक है। तो ये ग्राइंडिंग व्हील एब्रेसिव मटेरियल, ये एक तरह का रोटेटिंग एब्रेसिव टूल है ना, जो कि ये व्हील्स क्या से बने हुए होते हैं, फाइन ग्रेन्स ऑफ एब्रेसिव का इस्तेमाल इसमें किया जाता है।
और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है? दे आर हेल्ड टुगेदर, इनको मिलाया जाता है आपस में एक बॉन्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल करके, जिसका नाम रखा गया है विच इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड। ठीक है, these are made up of a fine grains of abrasive held together by a help of a bonding material called as a bond। ठीक है, ये बॉन्डिंग मटेरियल कुछ भी हो सकता है, मैं इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अभी कटिंग कैसे करता है? ऑल द फाइन ग्रेन्स जो रहते हैं वो एक ग्रेन जो है आपस में एक कटिंग टूल है। ठीक है, उन सारे बहुत सारे कण होते हैं रेत के, है ना, तो इन सारे कणों को जब हम मिला करके एक सांचे में ढाल करके एक व्हील का आकार देते हैं, एक चक्के का आकार देते हैं, तो इसका मतलब हमने बहुत सारे कटिंग टूल को आपस में जोड़ दिया है, यानी बहुत सारे चाकू को हमने आपस में जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये जो रहते हैं इनका जो शार्प एज होता है, इसका इस्तेमाल करके हम कटिंग का ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, सो ईच इंडिविजुअल एंड irregular shaped grain act as a cutting element, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब इस प्रोसेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर व्हाट? It is used for machining elements which are too hard। ठीक है, बहुत सारे मशीन जो बाकी सब टूल से नहीं कट किए जा सकते, उसको हम ग्राइंडिंग से कट कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज डायमेंशनल एक्यूरेसी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एकदम एक्यूरेट ऑब्जेक्ट पाना है तो अपने को एक्यूरेसी का लेवल होता है हमारा इसमें फ्रॉम 0.3 टू 0.5 माइक्रोन। ठीक है, साथ ही साथ इसमें अपने को मिलता है हाई डिग्री ऑफ स्मूथनेस। सरफेस फिनिश जो होती है कटिंग करने के बाद वो सबसे अच्छी होती है ग्राइंडिंग मशीन में। सरफेस स्मूथनेस को RA से जज किया जाता है, 0.15 से लेकर के 1.25 माइक्रोन तक हमको सरफेस फिनिशिंग मिलती है। ठीक है, अब ये ग्राइंडिंग व्हील कैसे बनाया जाता है? अब ग्राइंडिंग व्हील के बारे में अपन डिटेल पढ़ते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील बनता कैसे है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील्स बनाने के लिए हमको सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? एब्रेसिव मटेरियल की। एब्रेसिव मटेरियल की। ठीक है, अब एब्रेसिव मटेरियल की साइज भी होनी चाहिए, मतलब हमको एकदम बारीक कण चाहिए, एकदम बड़े बड़े हम पत्थर को लेकर के उसको आपस में जोड़ करके ग्राइंडिंग व्हील नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसके जो कोई भी जो ग्राइंडिंग व्हील रहेगा उसमें एब्रेसिव मटेरियल का साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्रेसिव का साइज, ओके। अब इनको आपस में मिलाने के लिए हमको एक तरह के बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बॉन्ड की जरूरत है अपने को। ठीक है, फिर ग्रेड्स होते हैं और अपना हर एक कण का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। ये ग्रेड्स क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वन बाय वन करके। ठीक है, तो ये जो पांचों चीज दिख रही है आपको, ये पांचों चीज जो रहती है आपस में मिल करके
हर एक ग्राइंडिंग व्हील को आप एक दूसरे से अलग बनाती है। एब्रेसिव मटेरियल हम क्या चूज कर सकते हैं? एब्रेसिव मटेरियल में हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि सबसे पहला तो सैंड है, सबसे कॉमन, ठीक है। इसके बाद हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम कार्बन बोरो सॉरी क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड और क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड है, ये एक तरह के आर्टिफिशियल एब्रेसिव मटेरियल है, ठीक है, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेचुरल एब्रेसिव मटेरियल क्या होता है? हमारे पास में सैंडस्टोन, ये हमारा नेचुरल है, डायमंड, कोरंडम, एमरी, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? ये एक तरह के एब्रेसिव मटेरियल होते हैं जो कि नेचर में, प्रकृति के द्वारा हमको दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले टॉपिक एक वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, अपन एब्रेसिव मटेरियल स्टार्ट करते हैं। ये तरह एब्रेसिव मटेरियल क्या होता है? जैसे मैंने बताया, एक तरह का हार्ड मटेरियल रहता है, ठीक है, एक तरह का ये हार्ड मटेरियल होता है जो कि बहुत ज्यादा टफ होता है। इसकी टफनेस जो होती है वो बहुत ज्यादा टफ बहुत ज्यादा रहती है। और इसमें इस हार्ड मटेरियल में कटिंग एडजेस होते हैं, ये मल्टीपल कट पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है। इसमें कटिंग एडजेस होते हैं जो कि एक बहुत अच्छे समय तक काटने का काम कर सकते हैं, बहुत जल्दी इसकी कटिंग एडजेस घटती नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि इनके पास ऐसी क्षमता होती है, एबिलिटी होती है टू फ्रैक्चर, किसी भी चीज को फ्रैक्चर करने की, किसमें? इनटू अ स्मॉल पीसेस, ठीक है। तो कॉमन यूज्ड एब्रेसिव क्या क्या है हमारे पास में? जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, सबसे पहला है हमारे पास में Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, जिसको हम Al2O3 बोलेंगे। सेकेंड है सिलिकॉन कार्बाइड। थर्ड रहेगा क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, ओके। फोर्थ रहेगा सैंडस्टोन, एमरी, कोरुंडम and diamonds. These are the most common type of abrasive used for the grinding wheel. तो इसमें से जैसे मैंने बताया, ये जो तीन है, ये जो है एक तरह का आर्टिफिशियल एब्रेसिव मटेरियल है। और ये सारी चीजें जो है ये हमको प्रकृति द्वारा मिलती है, नेचुरल। सैंडस्टोन आपको पता है, एमरी भी एक तरह का रत्न होता है, कोरंडम भी एक तरह का रत्न है, डायमंड भी एक तरह का रत्न है, ठीक है। तो बहुत ही थोड़े महंगे होते हैं ये सब सारी चीजें, पर इनका भी इस्तेमाल करके हम लोग अपना ग्राइंडिंग व्हील को बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसके बारे में अगर आप चाहें तो अपने नोट्स बनाते वक्त इन सब के बारे में, ये सातों के बारे में आप छोटा थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, ओके। अच्छा, एक चीज और, इन सब में सबसे अच्छा जो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड में, इनमें सबसे अच्छा होता है क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, ठीक है। ये ये जो रहते हैं क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, इसकी हार्डनेस जो है डायमंड के बराबर में होती है, ठीक है। इसको CBN से भी रिएक्ट किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। और ये जो मटेरियल होता है ना, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, ये रिएक्टिव मटेरियल नहीं होता है, ठीक है। रिएक्टिव मटेरियल का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी तरह का, मान लीजिए मिश्रित धातु को हम कटिंग करना चाहते हैं या उसकी सरफेस फिनिशिंग करना चाहते हैं, तो कार्बन क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड जो रहता है
ये जो रहता है ये रिएक्ट जल्दी नहीं होता उनके साथ में, मतलब उनके साथ घुल मिल करके कोई नया मटेरियल नहीं बनाता है ना। और ये काफी हार्ड होता है तो उसको कट करने में आसानी होती है। तो इसी कारण, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड है और बहुत ही कठिन, ऐसे हार्ड मटेरियल जिनको बहुत आसानी से कट नहीं किया जाता है, उनको काटने के लिए क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये जो रहता है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड आप लोग जानते हैं कि ये सिलिका से बना हुआ होता है। रेत में छोटे छोटे कण मिलते हैं, आप देखेंगे, है ना। और इसका इस्तेमाल किया जाता है, उन कणों का इस्तेमाल करके सिलिकॉन कार्बाइड बनाया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड सिलिका के साथ में कोक को मिलाया जाता है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं, है ना। और अपने एब्रेसिव मटेरियल के लिए अपन एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो सबसे कॉमन एब्रेसिव मटेरियल है, जिसका जो एल्यूमिनियम को निकालने के लिए हम उसके अयस्क से निकालते हैं, जिसका नाम है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट का इस्तेमाल हम करते हैं। ओके। तो ये इसके बारे में ऐसी इस तरह से आप लोग थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन हर एक के बारे में लिख सकते हैं अपने नोट्स में। ओके, सेकंड देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेन साइज। ग्रेन साइज, अब ग्रेन, ये जो छोटे छोटे कण हैं इनकी साइज कितनी होनी चाहिए ये भी जानना जरूरी है। तो जो साइज ऑफ ग्रेन है, सबसे पहले तो उसको बुलाते क्या है? साइज ऑफ द abrasive grain is called grit। ठीक है, साइज ऑफ द एब्रेसिव ग्रेन इज कॉल्ड एज अ ग्रिट। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है। और इट इज, ये कैसे ग्रिट को डिसाइड किया जाता है कि क्या होगा? इट इज बेस्ड ऑन द sieve size used। It can vary from coarse size 6 or 8 to superfine size 500 to 600। ठीक है। क्या है अब ये सीव साइज क्या? इट इज बेस्ड, ये जो ग्रिट होता है इट इज बेस्ड अपॉन दी सीव साइज यूज। सीव मतलब छन्नी। ठीक है, हम किस प्रकार की छन्नी हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें से अब्रेसिव जो है छान रहे हैं, है ना। तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारा ग्रेन का साइज क्या होगा। तो जो ग्रिट की साइज होती है कोर्स में 6 और 8 होती है, मतलब जितना कम रहेगा उतना बड़ा मटेरियल हम ले रहे हैं, और जितना ज्यादा रहेगा उतना ही छोटा है आपका साइज है अपने एब्रेसिव का। देखिए, बड़े मत ध्यान रखिएगा, कोर्स साइज का 6 और 8 है, सुपर फाइन का रेंज है 500 से 600 तक का। ठीक है। अब ये सीव को कैसे हम डिसाइड करते हैं, मतलब छन्नी, सीव का मतलब होता है छन्नी। ठीक है। इसका जो आपने देखा होगा छन्नी, जब ये इस तरह से गोलाकार होती है और इस तरह से होती है ना। हमने देखा है छन्नी, सभी के घर में छन्नियां मौजूद है। तो जब देखेंगे तो ये क्या है, छोटे छोटे स्क्वायर बनते हैं अंदर में। गोलाकार छन्नी के अंदर में छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं। तो कई बार हम रेत छानने वाला छन्नी जो देखा है आपने सभी ने, ये वो स्क्वायर शेप का होता है। इसके अंदर में मौजूद रहता है छोटा छोटा स्क्वायर शेप। ठीक है। तो ये स्क्वायर शेप को हम नापते हैं एज अ, मतलब दीज आर ओपनिंग्स, जहां से इसको हम ओपनिंग्स मानेंगे, जो जहां से हमारा जो एब्रेसिव है वो छन करके गिरता है। तो इसको नापने के लिए हम दिस ओपनिंग्स को नापने के लिए हम यूज करते हैं पर स्क्वायर इंच यूनिट। ठीक है, पर स्क्वायर इंच में इसको नापा जाता है। तो जितना लार्जर द ग्रेन नंबर, फाइनर द ग्रेन साइज। ओके। तो ये कोर्स साइज का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जो कोर्स ग्रेन होते हैं, कोर्स यानी बड़े साइज के, है ना। बड़े साइज के जो ग्रेन होते हैं
जो रेगुलर नहीं होते, ठीक है, कोर्स ग्रेन, उनका ग्रेन साइज से जो व्हील बनता है उस व्हील का इस्तेमाल किया जाता है फॉर सॉफ्ट, नरम और डक्टाइल मटेरियल के लिए, जिसकी भृंगता और नरम होता है जो मटेरियल अधिक होती है ना, उसके उस मटेरियल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोर्स ग्रेन साइज का। तो फिर फाइन ग्रेन साइज का इस्तेमाल कहाँ होता है? जाहिर सी बात है, जस्ट उसका उल्टा होगा। फाइन ग्रेन व्हील का इस्तेमाल होता है हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल के लिए, फाइन ग्रेन साइज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। थर्ड देखते हैं हम लोग, बॉन्ड, जिसका इस्तेमाल करके ग्राइंडिंग मटेरियल को आपस में बांधा जाता है। तो ये जो बॉन्ड होते हैं ये कई तरह के होते हैं। विट्रीफाइड, सिलिकेट, सिंथेटिक रेजिन, रबर बॉन्ड, शेलिक बॉन्ड और लास्ट में मेटल बॉन्ड। बॉन्ड आप लोगों ने देखा है ना, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो ये क्या होता है, बॉन्ड क्या करता है, हर छोटे छोटे कण को आपस में यहाँ पर मौजूद होता है, और ये आपस में क्या करता है, इनको इस तरह से मौजूद होता है और इनको आपस में जोड़े रखता है। वरना क्या होगा, आपने देखा है रेत, वो कैसे भुरभुरा होता है और निकल जाएगा। तो एक तरह का लेप होता है जो क्या करते हैं, चारों तरफ से इसको लगा दिया जाता है और ये छोटे छोटे बॉन्ड्स को आपस में, छोटे छोटे कणों को आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है। तो बेसिक फंक्शन क्या होता है बॉन्ड का? बॉन्ड का बेसिक फंक्शन होता है टू कीप टू कीप दी एब्रेसिव ग्रेन टुगेदर। सारे एब्रेसिव को एक साथ रखने का काम होता है, काम करता है हमारा बॉन्ड। तो कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं? विट्रीफाइड, सिलिकेट, सिंथेटिक रेजिन, रबर, सैलिक एंड मेटल, ठीक है। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं कि विट्रीफाइड क्या होता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। विट्रीफाइड बॉन्ड क्या होता है? ये बॉन्डिंग जो एक्चुअली होती है ना, ये अगर आप कभी टाइल्स खरीदने जाएंगे मार्केट में, ठीक है, तो वो पूछेगा कि आपको कैसी चाहिए टाइल्स, किस बॉन्ड की चाहिए। तो अगर आप विट्रीफाइड बोलते हैं तो ये सबसे फाइनेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है इस बॉन्ड को बनाने के लिए? इट इज अ क्ले बॉन्ड, ये एक तरह के मिट्टी का बॉन्ड है। रेडिश ब्राउन इन कलर, इसका कलर जो है रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। और इसका जो बेस मटेरियल होता है, बेस मटेरियल used for this bond is feldspar। फेल्सपार करके एक मटेरियल होता है जिसको जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्ले में, क्ले क्या होता है, मिट्टी में, विच इज फ्यूजिबल, फ्यूजल मतलब क्ले में अच्छे तरीके से मिट्टी में घुल जाता है, ठीक है। ये अपने आप में ही इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है, इट इज वेरी हार्ड बॉन्ड, ठीक है। ताकि आपका मटेरियल जो है, एब्रेसिव मटेरियल जो है, आपस में अलग नहीं होना चाहिए। तो जितने भी अधिकतम किस्म के जितने भी अपने पास में ग्राइंडिंग व्हील होते हैं वो विट्रीफाइड बॉन्ड से ही बनाए जाते हैं, और इसको एब्रीवेट किया जाता है कैपिटल वी से, ठीक है। अगर किसी भी एब्रेसिव मटेरियल के ऊपर में, एब्रेसिव व्हील के ऊपर में कैपिटल वी लिखा हुआ है उसके डेजिग्नेशन में, तो समझ जाइए कि वो विट्रीफाइड बॉन्ड का है, ठीक है। सेकेंड देखते हैं हम लोग, सिलिकेट बॉन्ड। एक मिनट में अपने कैनवास की साइज बढ़ा लेती हूँ। मेरा कैनवास जो है, पेपर जो है मेरा छोटा पड़ रहा है आपको बताने के लिए।
चलिए ठीक है, अब देखते हैं। हम्म, ठीक है। सिलिकेट बॉन्ड ये क्या होता है? इसमें इस तरह के बॉन्ड में जो बेस मटेरियल होता है, इस तरह के बॉन्ड में जो बेस मटेरियल होता है वो सिलिकेट होता है, सिलिकेट ऑफ सोडा। ठीक है। इसका जो कलर होता है वो लाइट ग्रे रहता है। ठीक है। और इससे जब हम इस तरह के बॉन्ड, इस बॉन्ड के मटेरियल से जब अपन काम करते हैं तो जो व्हील रहती है वो काफी ठंडी रहती है और स्मूथ रहती है। ओके। और इसका जो एब्रीवेशन होता है वो कैपिटल एस होता है। अगर किसी ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर कैपिटल एस लिखा है तो हमको समझना होगा कि उसका बॉन्ड जो है कैपिटल, उसका बॉन्ड जो है सिलिकेट बॉन्ड है। ठीक है। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड वन, सिंथेटिक रेजिन। और इस बॉन्ड को और भी कहा जाता है रेजिनॉइड। इस बॉन्ड का और भी नाम है, वो है रेजिनॉइड बॉन्ड। ठीक है। इसको डेजिग्नेट कैसे किया जाता है? इस बॉन्ड का, इस बॉन्ड को आर से मत जानिएगा, इसका डेजिग्नेट किया जाता है कैपिटल बी से। जैसे यहाँ पर एस से ये बताया जा रहा था, यहाँ पर कैपिटल बी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब ये बनता कैसे है? इसमें बनाने के लिए इसमें यूज किया जाता है सिंथेटिक और ऑर्गेनिक रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है। रेजिन्स क्या होता है? आपने रबर का प्लांट देखा है सभी ने, है ना? तो जो रबर के प्लांट से अपन, रबर का ही प्लांट नहीं, कई पेड़ ऐसे होते हैं जिसको हम काटते हैं तो उसमें से दूध जैसा कुछ निकलता है। ठीक है। जो कि चिपचिपा होता है और चिपकने वाला होता है। ठीक है। चिपचिपा रहता है, छूने में आपको चिपकने जैसा और गूंद जैसा एक्ट करता है, तो वो होता है रेजिन्स। ठीक है। तो वो सिंथेटिक भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है। जब नेचुरल हम यूज करते हैं वो ऑर्गेनिक कहलाता है, और उस तरह का चिपचिपा पदार्थ अगर हम बनाते हैं तो वो सिंथेटिक कहलाता है। तो इस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल करके रेजोनाइट बॉन्ड को बनाया जाता है। तो ये जो बॉन्ड रहती है इसकी प्रॉपर्टी है कि ये स्ट्रांग रहता है एंड फ्लेक्सिबल भी होता है। स्ट्रांग तो रहेगा ही, फ्लेक्सिबल भी ये होता है। और इससे बने हुए जो ग्राइंडिंग व्हील है, जो कि सिंथेटिक रेजिन से बने हुए होते हैं, इससे बने हुए ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल किया जाता है हाई स्पीड कटिंग के लिए, बट एट लो टेम्परेचर। ठीक है। और इस्तेमाल इसका किया जाता है, इट इज यूज्ड इन रफ ग्राइंडिंग। ओके। और it is also used for fine finishing of roller grinder। ओके। थर्ड हो गया। मैं अपने कैनवास का साइज बढ़ा लेती हूँ, बिकॉज मेरे को आपको बताने के लिए स्पेस चाहिए। कैनवास का साइज ले नहीं रहा है शायद, फिक्स कर लिया है। ओके। ये ऊपर के ऑब्जेक्ट्स,
या ओके लीव इट। चलिए इतने स्पेस में मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट बॉन्ड, यानी रबर बॉन्ड। रबर बॉन्ड आपको पता है, रबर, ठीक है, इसमें रबर का इस्तेमाल किया जाता है। हार्ड, जो कि हार्ड वल्कनाइज्ड होता है। ओके, जो रबर हार्ड वल्कनाइज मतलब जो आपने सभी ने ट्यूब देखा है, आप रबर को, किसी भी तरह के रबर को, टायर या ट्यूब जो कि रबर से बने हुए होते हैं, अगर आप उसको पिघलाएंगे तो उसमें से एक मटेरियल निकलता है जो चिपचिपा होता है, लसलसा होता है ना, उसको भी, उसका भी इस्तेमाल करके हम ग्राइंडिंग व्हील को बना सकते हैं। तो ये वल्कनाइज्ड, हार्ड वल्कनाइज्ड मतलब क्या है? वल्कनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे रबर को बनाया जाता है। तो जब उसकी प्रॉपर्टी को हार्ड रखा जाता है तो उस तरह के रबर के बॉन्ड का इस्तेमाल करके हम लोग रबर बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो बॉन्ड्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं काफी, क्योंकि रबर फ्लेक्सिबल होता है, और इसमें बहुत थिन सेक्शंस मौजूद होते हैं जो कि विच आर यूजफुल, जो कि उपयोगी है हमारे पास में कट ऑफ ऑपरेशन के लिए। कट ऑफ ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके हम रबर बॉन्ड को बना सकते हैं। ठीक है, मगर इसमें क्या होता है, वी हैव टू यूज कटिंग फ्लूइड। कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल हमको करना पड़ता है ताकि हम उस व्हील को अच्छे से रन कर पाए। और कपर, ये जो रबर बॉन्ड होता है इसको डेजिग्नेट किया जाता है कैपिटल आर से। ठीक है, तो मैं ऊपर के पोर्शन आपको मिटा देती हूँ ताकि आपको और चीजें मैं समझा सकूं, क्योंकि पेपर की साइज बड़ी नहीं हो रही है। रबर बॉन्ड में कुछ स्पेशल नहीं है, आपका देखा हुआ चीज है। ठीक है, ये सारे बॉन्ड्स आप जानते हैं, अगर अपने आसपास देखना चाहेंगे तो आपको दिखाई भी देगा ये। चलिए मैं इतने में ये यूज करती हूँ और इसको बनाने की कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट बॉन्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, और नेक्स्ट जो बॉन्ड मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको, दिस इज शेलेक बॉन्ड। शेलेक बॉन्ड, शेलेक बॉन्ड का जो इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड फॉर हाई फिनिश वर्क। इट इज यूज्ड इन रोल्स। ठीक है, कटलरी, कटलरी यानी जानते हैं आप लोग? कटलरी यानी जैसे डाइनिंग का जो सेट होता है अपने पास में, है ना, फोक, और फोक जानते हैं ना, अपना कांटा, चम्मच, चम्मच कांटा जो जिसे हम मैगी खाते हैं, है ना, वो कटलरीज में आते हैं सब। ओके, कैम शाफ्ट, और जो भी फिनिशिंग वर्क जिसमें हमको बहुत हाई प्रिसीजन चाहिए, उस तरह का कटिंग करने के लिए सालक बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको कैपिटल ई से डेजिग्नेट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल ई से डेजिग्नेट किया जाता है। लास्ट बचा आपका मेटालिक बॉन्ड। अच्छा, मेटालिक बॉन्ड तो आप लोग सभी ने पढ़ा हुआ है, मेटल के बीच में जो आपस में मेटालिक बॉन्ड बनता है, दो मेटल को पिघला करके, उसका भी इस्तेमाल करके मेटा, इसको आप खुद से लिख लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे, वापस आते हैं ग्रेड में। अब बचा आपका बॉन्ड के बारे में मैंने बता दिया, ग्रेड। ओके, तो जो ग्रेडिंग होती है वो क्या होती है, जो अगर हम किसी चीज, किसी भी व्हील का ग्रेड बताते हैं तो इसका मतलब हम ये बताते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, मतलब कि उस बॉन्ड की ताकत कितनी है कि वो अब्रेसिव मटेरियल को अपने पास से दूर नहीं होने देगा, आपस में जोड़ करके रखेगा। अब इसकी जरूरत क्या है, क्या होता है कि जब आप ग्राइंडिंग व्हील को रन करते हैं
और वर्क पीस को उसके साथ में लेकर के आते हैं, तो दोनों में बीच में घर्षण होता है। घर्षण होने की वजह से दबाव भी बनता है एक तरह का, और गर्म होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि बॉन्ड टूट जाए। ठीक है, बॉन्ड टूट जाए तो अगर बॉन्ड टूट जाएगा तो जो उसके छोटे छोटे कण है वो आपस में बिखर जाएंगे। तो जितना ज्यादा मजबूत बॉन्ड होगा उतना ही देर तक आपकी मशीन जो है, आपका जो टूल है वो काम करेगा। ठीक है, तो ग्रेड का इस्तेमाल किया जाता है एक तरह से, इट रेफर्स टू दी स्ट्रेंथ, है ना, रेफर्स टू दी strength which bond holds to keep grain together। ठीक है, ग्रेन को आपस में जोड़ करके रखने के लिए जो ताकत बॉन्ड को लगती है उसी को ग्रेड हम कहते हैं। ठीक है, और ये निर्भर करता है कि हमने कितना बॉन्डिंग मटेरियल यूज किया हुआ है। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द व्हील डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ बॉन्डिंग मटेरियल। हमने कितनी तादाद में कितने मटेरियल, कितने एब्रेसिव मटेरियल में कितना बॉन्डिंग मटेरियल हमने मिला के रखा है ना, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारा बॉन्ड जो है कितना मजबूत होगा। ओके, और इसको डिजिग्नेट किया जाता है कि अगर ए से लेकर के आई तक लिखा हुआ है किसी भी मटेरियल के ऊपर में, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो सॉफ्ट होगा। ठीक है, उसका जो बॉन्डिंग मटेरियल है वो सॉफ्ट है नेचर में। अगर J2P उसके ऊपर लिखा होता है तो इसका मतलब है मीडियम है उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ। और अगर Q से लेकर के Z लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो हार्ड बॉन्ड है। ओके, तो इसका मैं इस्तेमाल आपको करना बताती हूँ। सबसे पहले नीचे का रब कर दिया जाए। ठीक है, इसको मैं बताती हूँ कैसे यूज होता है। जो मैंने लेटर्स आपको लिखवाए हैं, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, एक उदाहरण के लिए 51 A 36 L 5 V 23। मान लीजिए किसी ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर इस तरह का कुछ नाम लिखा हुआ है। ठीक है, आपको पता करना है कि मुझे कौन सी ग्राइंडिंग व्हील लेनी है, तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए। इस तरह के जो नंबर और लेटर लिखे हुए होते हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ना आना चाहिए। तो अगर इस तरह का लिखा हुआ तो पहला जो डिजिट होता है उसमें, ये जो पहला डिजिट होता है ये क्या होता है, मानो ये जो बनाने वाला है, जिसने बनाया है ग्राइंडिंग व्हील, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या रख रहा है ना। मैन्युफैक्चरर्स ऑप्शन रहता है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है, जो कि किसके किसके बिना पर रखा जाता है, नेचर ऑफ एब्रेसिव। नेचर ऑफ एब्रेसिव, जो एब्रेसिव मटेरियल यूज किया जा रहा है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि ये 51 है कि 52, जैसा भी। अब ये ए का क्या मतलब होता है, ए का मतलब होता है टाइप ऑफ एब्रेसिव। कौन सा एब्रेसिव यूज किया गया, टाइप्स मैंने आपको बताया है। ठीक है, 36 का क्या मतलब होता है, सेकेंड डिजिट जो रहेगा उसका मतलब होगा ग्रेन का साइज। ग्रेन साइज कैसे बताई जाती है, ग्रेन साइज बताने के लिए इस तरह से होता है। देखिए मैं बता रही हूं आपको, हमने पढ़ा ग्रेन 3 तरह के होंगे, कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। तो कोर्स में अगर नंबर 10 लिखा हुआ है तो वो कोर्स है। ठीक है, 36 की जगह पे अगर 10 लिखा है तो उसका मतलब कोर्स है। 12 लिखा है तो भी कोर्स मटेरियल है।
14 लिखा है, 16 लिखा है और 20 लिखा है। ये पांचों में में से जो भी नंबर लिखा रहेगा तो इसका मतलब उसका ग्रेन का साइज जो है वो कोर्स है। मीडियम के लिए कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं? 30, 36, 46, 54 और 60। अगर इनमें से कोई नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब मीडियम है। तो अभी क्या है? ग्रेन का साइज मीडियम है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है 36। फाइन होने के लिए उसमें नंबर लिखा होना चाहिए 80, 100, 120, 150 और 180। इनमें से कुछ लिखा होगा तो इसका मतलब हमारे ग्रेन का साइज जो है वेरी फाइन है, फाइन है। ठीक है, वेरी फाइन के लिए होना चाहिए 220, 240, 280, 320, 400, 500 और 600। ठीक है, तो ये जो 220 से लेकर 600 के बीच में ये सब नंबर लिखे होंगे तो इसका मतलब हमारे ग्रेन का साइज जो है काफी बारीक है। ठीक है, अब देखते हैं जो थर्ड लेटर रहता है वो क्या बताता है। थर्ड लेटर का मतलब होता है ग्रेड। ठीक है, ग्रेड मैंने अभी आपको बताया है। तो उसका ग्रेड का मतलब क्या होगा? ये जो मैंने आपको बताया कि अगर ए से आई तक लिखा है तो इसका मतलब सॉफ्ट, जे से बी तक लिखा है मतलब मीडियम, क्यू से जेड तक लिखा है मतलब यहाँ पर हार्ड है। तो एल लिखा है, एल कहाँ आता है? ए से आई के बीच में आता है कि जे के पी के बीच में आता है? ये जे से पी के बीच में आता है। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा ग्राइंडिंग मटेरियल है वो नेचर में मीडियम है। ठीक है, फिर ये 5 क्या बताता है? जो नेक्स्ट लेटर रहेगा उसका मतलब होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बताएगा, यानी उसका क्लोज स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये कलर आपको दिखेगा ही नहीं। क्लोज स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर 0 से लेकर 7 तक लिखा है इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है क्लोज है। और अगर ओपन स्ट्रक्चर के लिए नंबर लिखा रहेगा उसमें 8 से लेकर के 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो 8 से लेकर अगर 14 तक के बीच में कोई नंबर लिखा है तो इसका मतलब स्ट्रक्चर उसका क्या है? ओपन होगा। ठीक है, और 0 से लेकर 7 तक लिखा है इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर का नेचर कितना है, कैसा है? क्लोज है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पता चलेगा? वी मतलब विट्रीफाइड बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड। तो वी का मतलब मैंने बताया, अगर वी लिखा है तो यहाँ पर ये विट्रीफाइड बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। और अगर आर लिखा है तो रबर बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, बी लिखा है तो शेलिक बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉन्ड का टाइप जो है यहाँ पता चलेगा। अब ये 23 क्या है? 23 क्या है? मैन्युफैक्चरर्स रेफरेंस। मतलब ए जो नंबर रहेगा वो मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है ना व्हील को, उसके ऊपर निर्भर करेगा ताकि वो अपनी एक पहचान बना सके। है ना, हर मैन्युफैक्चरर की एक अलग से पहचान या ट्रेडमार्क या नंबर होता है जिससे उसका पता चलता है कि ये किसने बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से उसका डेजिग्नेशन रहेगा और इस तरह से उसकी नंबर रहेंगे। तो इस तरह से जब भी किसी ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर में लिखा हुआ होगा तो आपको समझना होगा कि कौन सा नंबर क्या बता रहा है। तो इसके लिए ये याद होना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया कि एक ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है और वो कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्राइंडिंग व्हील क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।